एक बार मैं चेन्नई कवि सम्मेलन से आ रहा था, मेरे पास एक भाई साहब बैठे हुए थे। सामने से गैलरी में से एक भाई साहब आए, वो हकलाते थे। उन्होंने उससे पूछा, भाई साहब टाइम क्या हुआ? उन्होंने कोई जवाब नहीं दिया। फिर उसने दोबारा पूछा, भाई साहब टाइम क्या हुआ? उन्होंने फिर कोई जवाब नहीं दिया। तीसरी बार पूछा, जब तीसरी बार भी कोई नोटिस नहीं लिया तो गुस्से में जल्ला के उन्होंने कहा कि नहीं बताए तो मत बता रही है, कह के आगे बढ़ गए। तो मैंने उनसे पूछा, मैंने कहा यार भाई साहब हद हो गई, उनको बोलने में वैसे ही दिक्कत आ रही थी, आपके हाथ में घड़ी बंधी हुई थी, घड़ी सही टाइम बता रही थी, फिर आपने उनको टाइम क्यों नहीं बताया? तो उन्होंने जवाब दिया कि मुझे जूते थोड़ी खाने थे, वो टाइम बता देता तो उसे पीटता कि साला मेरी नकल निकाल रहा है, इसलिए उन्होंने टाइम नहीं बताया। और मुश्किल से इस घटना को 1 घंटा भी नहीं हुआ होगा साहब की दूसरी घटना घटित हो गई। संयोग आप देखिएगा कि टीटी जी आए और टीटी भी हकला, और आते ही सबसे पहले उसी से पूछा कि टिकट, उसने इधर जेब में हाथ डाला, कहा घूम गया। टीटी को बड़ा बुरा लगा कि साला मेरी नकल निकालता है। उसने 2 जीआरपी वालों को बुलाया, अगले प्लेटफॉर्म पे उतार लिया, ले जा करके जीआरपी के थाने में थानेदार के सामने खड़ा कर दिया और बोला कि साहब ये मेरी टीटी ने कहा कि ये मेरी नकल निकालता है। वो आदमी बेचारा अपनी जगह पे सही, उसने कहा साहब मैं नहीं, यही मेरी अब आप संयोग कहिए, दुर्भाग्य कहिए, जो भी नाम देना है आप दे दीजिए, मैं केवल सत्य घटना बयान कर रहा हूँ। वो थानेदार साहब बोले कि इन दोनों को हालांकि रवि जी बाद में ये केस कोर्ट में भी गया था। एक बार ये राजेंद्र भाई, अनीता, बहुत बड़े कवि सम्मेलन में अहमदाबाद में थे, उद्योगपतियों ने कवि सम्मेलन रखा था, वापी वगैरह के जितने भी जामनगर वाराडोली के उद्योगपति थे। सामने एक बहुत बड़े उद्योगपति जो उनके अध्यक्ष थे वो बैठे हुए, हमारे कवि मित्र ने बहुत लंबी कविता पढ़ दी। अब संयोग ऐसा हुआ कि उसकी कविता चली रही थी और इतने में उनका हार्ट अटैक आया और वो उद्योगपति जो अध्यक्ष थे उनकी फाइल से लट गई। तो उनके उद्योगपति के लड़के ने उस कवि पे केस कर दिया, बोले साहब इनकी लंबी कविता की वजह से मेरे पिताजी की फाइल से लट गई। तो जज ने भी कहा कि भाई देखो कवि, तुम्हारी लंबी कविता की वजह से देश का एक बहुत बड़ा उद्योगपति चला गया, तुम्हें फांसी की सजा दी जाती है, लेकिन तुम्हारी कोई अंतिम इच्छा हो तो बताओ। तो कवि ने कहा कि जज साहब सजा तो मंजूर है, अंतिम इच्छा आपने पूछी है, सजा आपने दे दी है, लेकिन बात वास्तविक ये है, सत्य ये है कि जब उनकी अध्यक्ष जी की फाइल सल्टी उस समय तक मेरी कविता आधी हुई थी। अब मैं पूरी कविता आपको सुनाना चाहता हूं जज साहब। मैं पहली बार इंदौर गया कवि सम्मेलन में, तो ये अनीता जी का कार्ड मेरे पास था। पहली बार गया था, मकान देखा नहीं था, इनका विजिटिंग कार्ड लेके मैंने एक भाई साहब से पूछा, मैंने कहा भाई साहब ये डॉक्टर अनीता सोनी और ये उनका विजिटिंग कार्ड है। उन्होंने 5 मिनट तक बड़े गौर से पढ़ा, जबकि विजिटिंग कार्ड 5 सेकंड में पढ़ने की चीज है। मुझे तसल्ली हुई, मैंने कहा या तो ये अनीता जी का मकान जानते होंगे, मुझे वहाँ छोड़ आएंगे, नहीं छोड़ेंगे तो रास्ता बता देंगे कि भाई ऐसे ऐसे जाना है। 5 मिनट बाद वो बोले कि अरे मैंने कहा ये भी, मैंने कहा ये टाइम वेस्ट करेगा, मुझे जल्दी थी। मैंने कहा पास वाले रोड पे, वो बोला नहीं नहीं मैंने कहा पीछे वाले रोड पे, वो बोला नहीं नहीं मैंने कहा ये पतली वाली गली में, वो बोला नहीं नहीं अब वो भला आदमी पैसे आगे ही नहीं बढ़ रहा। मैंने कहा पीछे वाली गली में, वो बोला नहीं नहीं मैंने कहा पहले माले पे पहली मंजिल पे रहते हैं क्या, वो बोला नहीं नहीं पता नहीं। आधा घंटा हो गया, उसके बाद भला आदमी कर रहा है पता नहीं। और ये कोई चुटकुले नहीं साहब, पिछले दिनों में टीवी पर मैच देख रहा था 2020 के। ये सुनने से ज्यादा देखने का है, गौर से देखना, जिसके समझ में आ जाए ताली बजा देना, मैं समझ जाऊंगा किसके समझ में आया किसके नहीं आया। टीवी पे 2020 के मैच देख रहा था, उसमें जो कैप्टन था, कप्तान था, वो हकलाता था। उधर रेफरी ने टॉस उछाला, बोले मांगो हेड या टेल, और वो बोला कि हाँ यही। हाँ बात अगर पहुंची हो आप तक, बारीक बात थी।
एक वायुयान जा रहा था, उसका इंजन खराब हो गया। एयर होस्टेज ने घोषणा की, यात्रियों से निवेदन है इसका इंजन खराब हो गया है, कृपया सभी यात्री अपना अपना पैराशूट अपनी कमर के बांधे, एक एक करके आपातकालीन दरवाजों से नीचे कूदे, मन में 10 तक गिनती गिने, 10 तक गिनती गिनने के बाद साइड का स्विच दबा दे, पैराशूट खुल जाएगा, आप सुरक्षित नीचे पहुंच जाएंगे। उस हवाई जहाज में एक ऐसा ही बैठा हुआ था। वो एयर होस्टेस से बोला कि दोबारा से समझाओ। एयर होस्टेस ने कहा आप 10 तक मत गिनना, केवल 3 तक ही गिनना, वरना 10 के चक्कर में फाइल पलट जाएगी। और एक बहुत रोचक घटना, सत्य घटना, आपने टीवी पर कभी सुनी हो या किसी के मुंह से सुनी हो, पर पूरा मजा देगी, आनंद देगी आपको। ये बड़े बड़े प्लेटफॉर्म पर हमारे कोटा में भी है, क्योंकि बड़ा जंक्शन है। धार्मिक पुस्तकों की एक स्टॉल होती है गीता प्रेस गोरखपुर वालों की। 4-5 साल पहले की बात है, गीता प्रेस गोरखपुर वालों ने 2 लाख पुस्तकें गीता जी की छपवाई। 70-80 हजार का स्टॉक पुराना पड़ा हुआ था। अब किताबें बिक नहीं रही, मैनेजमेंट परेशान। उन्होंने मीटिंग करके तय किया कि ऐसा करते हैं, शिक्षित बेरोजगारों को एजेंट बना देते हैं, उनको रोजगार मिल जाएगा, अपनी किताबें बिक जाएगी। उन्होंने अखबार में ऐड दिया, 10-15 दिन तक इंटरव्यू चले, सिलेक्शन हुआ। ये तीसरे दिन की घटना है, शाम को 4:30 बजे की, नहीं सुबह 11:30 बजे की। तीसरे दिन इंटरव्यू चल रहा था। वो एक हकला नौजवान अंदर गया इंटरव्यू देने के लिए, उससे नाम पता पूछा, उसने अटक अटक के बताया। तो उसने कहा यार तेरे से तो बोला ही ढंग से नहीं जा रहा, तू बेचेगा कैसे? उसने कहा नहीं गारंटी से। बोले गारंटी से? पिछली बार भी हमने एजेंट बनाया था अच्छे अच्छे स्मार्ट नौजवानों को, 50-50 किताबें दी थी, साल भर का टाइम हो गया, अभी तक नहीं बेच पाए। बोले आप चिंता मत करो। जब इतने कॉन्फिडेंस से उसने कहा तो उन्होंने कहा यार इसे भी 50 किताबें दे दो, 2-4 साल में बेच के पैसे दे देगा। उसे 50 किताबें दे दी गई। ये 11:30 बजे की घटना, ध्यान रखना। उसी दिन इंटरव्यू अभी चल रहा है, लाइन लगी हुई है। ठीक 4:30 बजे वही हकला नौजवान पसीने में तरबतर, बाल बिखरे हुए, भागता हुआ आता है, सीधा कैबिन में घुस जाता है और जाकर के 50 गीता जी के पैसे टेबल पर रख देता है। मैनेजमेंट तो आश्चर्यचकित। उन्होंने कहा यार तेरी नौकरी भी पक्की, तेरा कमीशन भी दुगना, अब तू ये बता तूने इतनी जल्दी बेची कैसे? अब साहब धैर्य से सुनना, मजा आया, आनंद आया तो लास्ट में तालियां बजाना, बताना कि आज तक बात पहुंच गई है। उसने कहा कि मैं डोर टू डोर गया, बेल दबाई, दरवाजा खुला, मैं बोला ये गीता है, खरीद रहा है कि पूरी पढ़ के सुनाऊं? मेरी पत्नी की सहेली के हस्बैंड ने अपने फ्रेंड से कहा कि यार भाई मेरे एक बात समझ में नहीं आई, तेरे पास शान है, शौकत है, धन है, दौलत है, बच्चे हैं, बीबी है, फ्रिज है, टीवी है, कोठी है, कार है, लंबा चौड़ा कारोबार है, फिर भी तू हरदम उदास क्यों रहता है रे महेश? तेरे ऐसा काय का वांदा और काय का कलेश? तो महेश बोला यार सुरेश, तुझसे कितनी बार कहा ये प्रश्न मत किया कर, मेरे कलेजे में कीले की तरह खटक जाता है और दरअसल मैं अपने हकले बेटे से परेशान हूँ। कमबख्त बोलता बोलता भारतीय दूरदर्शन की तरह कहीं भी अटक जाता है। कमबख्त बोलता बोलता भारतीय दूरदर्शन की तरह कहीं भी अटक जाता है। एक दिन अंडे वाले के ठेले पे जाके आप अटक गया, ठेले वाले का भेजा खा गया, आधे घंटे तक आई करता रहा, इतने में अंडे में से चूजा ही बाहर आ गया। आधे घंटे तक। और इस तरह की घटनाएं आपके हमारे सार्वजनिक जीवन में गुजरती है, जहाँ से ये हास्य, ये व्यंग, ये कविताएं जन्म लेती हैं कि एक बार अंडे वाले के ठेले पे जाके आप अटक गया, ठेले वाले का भेजा खा गया, आधे घंटे तक करता रहा, इतने में अंडे में से चूजा ही बाहर आ गया। अभी कुछ दिनों पहले राजनीतिक अस्थिरता, अभी कुछ और व्यंग उस पर बारीक कि अभी कुछ दिनों पहले स्कूल के मार साहब ने उससे राजस्थान के मुख्यमंत्री का नाम पूछा। उसने बताया तो सही, और सही भी बताया, लेकिन वसुंधरा राजे सिंधिया कहने में इतनी देर लगा दी, इतनी देर लगा दी, इतनी देर लगा दी कि उतनी देर में राज्यपाल ने अशोक गहलोत जी को शपथ ही ग्रहण करवा दी। इतनी देर। मेरा किसी भी राजनीतिक पार्टी से जायज या नाजायज किसी तरह का कोई संबंध नहीं है रवि जी, लेकिन राजनीतिक अस्थिरता
कि इतनी देर लगा दी कि उतनी देर में अशोक गहलोत जी को शपथ ही ग्रहण करवा दी। ऐसे ऐसे हादसों को भोग रहा हूँ दोस्त, यह है मेरी परेशानी का कारण। बहुत दंड फंद करके हार चुका हूँ, समझ में नहीं आता है कोई निवारण। तो मैंने कहा यार महेश, तूने भी तिल का ताड़ बना रखा है, राई का पहाड़ बना रखा है। अरे इतनी सी बात का बवंडर बनाकर क्यों अपने माइंड में बॉदरेशन लाता है? ये हिंदुस्तान है मेरे दोस्त, मुझे बता यहाँ कौन नहीं हकलाता है। कुर्सी के भय से कानून हकलाता है, कानून के भय से इंसान हकलाता है, इंसान के भय से ईमान हकलाता है। अरे हमारी संसद हकलाती है, हमारा संविधान हकलाता है। क्यों हकलाता है? आप सुनिएगा कविता का टर्निंग पॉइंट। हमारी संसद हकलाती है, हमारा संविधान हकलाता है, कुल मिलाकर सारा हिंदुस्तान हकलाता है। एक बार नहीं बार बार हकलाती है, हमारे देश की हर सरकार हकलाती है। किसी पार्टी या दल का नाम नहीं ले रहा हूं सर, हर सरकार एक बार नहीं बार बार हकलाती है, हमारे देश की हर सरकार हकलाती है। इतनी हकलाती है, इतनी हकलाती है, इतनी हकलाती है कि इस हकलाहट में अपनी राह से भटक जाती है। और ह से हम, ह से हिंदी, ह से हिंदू, ह से हमारा और ह से हिंदुस्तान कहने में 70 साल तक अटक जाती है।